नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देख लेते हैं। आज का जो पहला आर्टिकल है ये वैक्सीन के उद्देश्य के बारे में बात करता है और बात करता है कि वैक्सीन आने के बारे में हम कैसे इसे वितरित करेंगे, क्या कि हमारी रणनीति रहनी चाहिए, किस चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए, उन सारी बातें हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग के संबंध में है कि किस कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में हमें अटॉर्नी जनरल की सहमति लेनी पड़ती है और ऐसे कौन से मैटर्स जिसमें डायरेक्टली कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट की जा सकती है, उसी बारे में ये आर्टिकल बात करता है। अंत में जैसे आपको पता है हमारा न्यूज़ इन फ्लैश होता है जिसमें हम महत्वपूर्ण समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले लॉ सीखो कि ये कुछ कोर्सेज और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज जो कि हमारी न्यायिक परीक्षा की तैयारी के लिए है। उसके अलावा लॉ सीखो की और कुछ कोर्सेज है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो चलिए आज का एमसीक्यू देख लेते हैं। वह यह है कि इन्फोसिस प्राइज 2020 में फिजिकल साइंस के क्षेत्र में किसे पुरस्कार मिला है, किसे अवार्ड मिला है। आपका ऑप्शन ए है अरिंदम घोष, ऑप्शन बी है राज चेट्टी, ऑप्शन सी है अवनी डोशी, ये ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए वर्णनात्मक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह यह है कि वैक्सीन के स्थानीय वितरण के लिए हमें किन नैतिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, इस पर आप एक चर्चा कर सकते हैं। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए हमारे पहले आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं जो कि पर्पस ऑफ वैक्सीन के उद्देश्य के बारे में बात करता है। जैसे आपको पता है कि वर्ल्ड में वैक्सीन आ गई है, पीफिजर और मैराडोना, ये 2 वैक्सीन आ गई है। इन्हीं में से एक वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया है यूके की, यूनाइटेड किंगडम की अप्रूवल अथॉरिटीज़ की तरफ से। तो बहुत जल्द ही 15 दिसंबर से वहाँ पर वैक्सीन मिलनी चालू हो जाएगी। उसके साथ में भारत की अगर स्थिति देखें तो भारत भी अपने अंतिम स्तर पे है। बहुत जल्दी हम लोकली मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन हमें मिलनी भारत में शुरू हो जाएंगी। तो चलिए जान लेते हैं कि इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। वैक्सीन का उद्देश्य होता है हमारी बॉडी को में इम्यूनिटी बढ़ाए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए जो कि एंटीबॉडी से आती है। तो यहाँ पर एक चीज़ जो महत्वपूर्ण हो जाती है वह यह है कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। जैसे ही वैक्सीन आएंगी तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि पिछले 1 वर्ष से हमारा पूरा विश्व इस बीमारी से जूझ रहा है। तो इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पे इसकी नीड बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। और अगर गवर्नमेंट का इसमें हस्तक्षेप नहीं होगा, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इसमें नहीं होगा तो एक बहुत ही बुरी स्थिति हो सकती है क्योंकि ये केवल उन्हीं लोगों तक पहुंच पाएगा जो इसे अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि हमारे भारत देश में बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो लोअर स्ट्रेटा में आता है, निचला तबका माना जाता है बहुत बड़ी जनसंख्या को हमारे देश में। तो उन तक ये वैक्सीन नहीं पहुंच पाएंगी। इसलिए ज़रूरी होता है कि गवर्नमेंट का भी इसमें हस्तक्षेप बना रहे। यहाँ पर दूसरी चीज़ ये आती है कि अचीव हर्ड इम्यूनिटी इन पॉपुलेशन बाय इंश्योरिंग अ थ्रेशोल्ड कवरेज। तो पॉपुलेशन में अगर हर्ड इम्यूनिटी हमें लानी है तो बहुत ज़रूरी है कि एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को वैक्सीन मिलनी चाहिए। तो ये थ्रेशोल्ड कवरेज जो है, एक जो लिमिट है वो क्या होती है, वो क्या होगी भारत में। तो भारत में अंदाज़ा लगाया गया, अनुमानित किया गया है, एस्टिमेटेड किया गया है कि 60% लोगों को वैक्सीन मिलनी चाहिए। जब तक इन प्रपोर्शन और इस लोगों की प्रपोर्शन हमारी पॉपुलेशन के 60% प्रपोर्शन को वैक्सीन नहीं मिलेंगी तब तक हमारी पूरी जनसंख्या प्रोटेक्टेड नहीं हो सकती है। क्योंकि ऑलरेडी कुछ लोग कोविड से गुजर चुके हैं, उनको कोविड हो चुका है, उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ हैं। कुछ लोगों की बॉडी ऐसी है कि वो कोविड को सह सकते हैं। अब ऐसा अनुमान लगाया गया हमारे साइंटिस्ट के द्वारा कि 60% को तो वैक्सीन मिलनी ही चाहिए। एक कंसर्न एक और यहाँ पर उठता है, वो ये है एफिशिएंसी को लेकर। तो पीफिजर जब आई तो उन्होंने ये बताया, कंपनी की तरफ से इस कंपनी की तरफ से ये बताया गया कि ये 90% तक इफेक्टिव है। फिर कुछ दिनों बाद इन्होंने बताया कि ये 95.50% तक इफेक्टिव है। लेकिन असली इसकी परीक्षा तभी सफल हो सकती है तब ये लोगों तक पहुंचे और वहाँ पर इसकी एफिशिएंसी, वहाँ
पे इसकी जो सफलता है वो हमें देखने को मिले। तो एफिशिएंसी भी एक कंसर्न बन जाता है कि जब ये लोगों के पास में आएंगे, लोगों पर अप्लाई किया जाएगा तो ये कितना इफेक्टिव साबित होता है। कुछ फैक्टर्स है, कुछ मानक है जिनको हम कंसिडर करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहला होता है इकोनॉमिकली, आर्थिक स्तर पे इसका क्या बोझ पड़ेगा सरकार को इंडिविजुअल लेवल पे, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो ये आता है कि क्या ये वैक्सीन फ्री में प्रोवाइड होंगी सबको, क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़ा तबका ऐसा है, जैसे मैंने बताया, कि जो आर्थिक स्तर पे काफ़ी ज़्यादा नीचे है, वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो क्या ये वैक्सीन सबको फ्री में मिलेंगी, ये एक प्रश्न उठता है। उसके साथ में who will the already weakened health how will the already weakened health system take on vaccination। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण ये होती है कि जब कोविड आया तो जो कहा गया है कि शुरू का जो लॉकडाउन लगाया गया वो तो केवल इसीलिए था कि हमारा हेल्थ सिस्टम तैयार हो सके, अपने पैरों पे खड़ा हो सके, कि वो ऐसी बीमारी से जूझ सके। तो क्या वैक्सीन आने के बाद में हमारा हेल्थ सिस्टम इतना तैयार है कि पूरी वैक्सीनेशन ड्राइव चला सके। दूसरा जो इस बात आती है वो है सामाजिक लेवल पे। हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा सामाजिक असमानताएं हैं, तो क्या ये एक समानता के रूप में सभी को मिल पाएगा क्या, ये भी एक फैक्टर महत्वपूर्ण है। उसके साथ में सैद्धांतिक नैतिक भी मूल्यों की बात हम कर ही लेते हैं। यहाँ पर किसको सबसे पहले वैक्सीन मिलेंगी, क्योंकि भारत जैसे देश को एक ही बार में पूरी वैक्सीन की आपूर्ति करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। तो जब भी वैक्सीन का फर्स्ट लॉट आता है, फर्स्ट फेज में जब वैक्सीनेशन ड्राइव की जाएंगी, तो सबसे पहले किसे दी जाएंगी? हेल्थ वर्कर्स, हमारी जो वयोवृद्ध जनसंख्या है, जो बूढ़े लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उन्हें, कि उनके अलावा भी और जो कोई बीमारी से जूझ रहे हैं ऐसे लोगों को। तो ये प्रश्न चिन्ह हमेशा बना रहेगा। तो इथिकल लेवल पे हमको देखना है कि हमारी पॉपुलेशन में हर्ड इम्यूनिटी भी आनी चाहिए, पूरी पॉपुलेशन प्रोटेक्टेड होनी भी ज़रूरी है। साथ ही साथ हमें उन लोगों तक पहली मदद पहुँचाने की ज़रूरत है जो कि काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है, मोर प्रोन टू रिस्क है। उसके अलावा सिस्टमेटिक फैक्टर्स भी देख लेते हैं। सिस्टमेटिक फैक्टर्स प्रोजेक्टेड प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन दैट में फेस एडवर्स रिएक्शन। तो ऐसी जनसंख्या जिनको एडवर्स रिएक्शन हो, या हम जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन करें तो इससे एक पब्लिक सेंटिमेंट भी डिफरेंट बन के आ सकता है। तो ऐसे सिस्टमेटिक फैक्टर्स भी हमें देखने की यहाँ पर आवश्यकता है। तो चलिए दूसरे आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में कंटेम्प्ट केसेस हमको बहुत देखने को मिल रहे हैं। प्रशांत भूषण का केस हुआ, उसके बाद में हाल ही में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल ने कंसेंट ग्रांट करी है फॉर इनिशिएटिंग क्रिमिनल कंटेम्प्ट अगेंस्ट कॉमिक इलस्ट्रेटर, आप इन्हें कार्टूनिस्ट भी कह सकते हैं, रचिता तनेजा के खिलाफ। तो उनके ट्वीट को लेकर ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट अभी की जाएंगी। अब बात ये आती है कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी कि के वेणुगोपाल की कंसेंट लेने की, जो कि हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण विषय तब आ जाता है कि हम ये जाने कि इंडिविजुअल पर्सन कब कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है। उसके लिए हमको जाना पड़ेगा कंटेम्प्ट के लॉ के अंदर, जो कि हमें मिलता है कंटेम्प्ट ऑफ, ये लॉ और कंटेम्प्ट से जुड़े हुए कानून हमें देखने को मिलेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में। इसका आर्टिकल 15 कहता है हु में इनिशिएट, कौन इनिशिएट कर सकता है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग। सबसे पहले आपके अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल, और स्टेट की बात करें तो वहाँ पे एडवोकेट जनरल, अगर हाई कोर्ट की अवहेलना की जाती है तो वहाँ पे एडवोकेट जनरल इनिशिएट कर सकते हैं। उनके अलावा एनी अदर पर्सन, और कोई भी पर्सन इनिशिएट कर सकता है, बट उन्हें राइटिंग में कंसेंट लेनी पड़ेगी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की या एडवोकेट जनरल जो पर्टिकुलर स्टेट के हैं उनके अलावा वाई डज अटॉर्नी जनरल हैव कंसेंट। तो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल को कंसेंट क्यों दी गई है? तो जब ये कानून बनाया गया संविधान सभा में, जब ये हमारी संसद में जब ये चर्चा हुआ 1971 में जब ये लॉ लाया गया, तो यहाँ पर ये देखा गया कि अगर हम ये एक प्रोविज़न नहीं लाते हैं कंसेंट लेने का अटॉर्नी जनरल से, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा झूठी कंप्लेन, फ्रेवलियस पिटीशंस फाइल की जा सके, जिससे कोर्ट का समय बहुत ज़्यादा बर्बाद हो सकता है। तो इसके चलते हुए अटॉर्नी जनरल की कंसेंट लेना ज़रूरी समझा और ये प्रोविज़न इंट्रोड्यूस किया गया। अब यहाँ पे बात ये आती है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो ऑफिसर ऑफ कोर्ट भी माने जाते हैं, तो इनकी ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम प्रॉपरली चले।
अब यहाँ पे जब भी हम कंसेंट की बात करते हैं तो दो टाइप के कंसेंट होते हैं, एक सिविल एक क्रिमिनल। सिविल कंटेम्प्ट वो होते हैं जब आप किसी जजमेंट, डिग्री, डायरेक्शन, ऑर्डर, रिट का अवहेलना करें जो कोर्ट ने दी हुई। अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है उसकी आप अवहेलना करते हैं तो वो सिविल कंटेम्प्ट कहा जाता है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है? क्रिमिनल कंटेम्प्ट वो होता है ऐसे केस में जब आप कोर्ट की इमेज को, उसकी छवि को क्षति पहुंचाए। यहाँ पर अगर हम संविधान में जाए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जाए, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि वो सुओ मोटो खुद क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सके। वैसे ही हमें देखने को मिला सुप्रीम कोर्ट ने जब प्रशांत भूषण के केस में सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। उसके अलावा एक ज़रूरी चीज़ एक और ये है कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट केस में 2 जजेस की बेंच होना ज़रूरी है। तो ये तो हमारे आर्टिकल्स हो गए आज के। अब बढ़ते हैं हमारे न्यूज़ इन फ्लैश की तरफ। तो इन्फोसिस प्राइस अवार्ड 2020 अवार्ड की अनाउंस किए जा चुके हैं, विनर्स के नाम अनाउंस हो गए हैं। ये जो अवार्ड से इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन देती है, जिसे शॉर्ट में ISF भी कहा जाता है। तो 2020 में 6 कैटेगरी में ये अवार्ड्स दिए गए हैं। इंजीनियरिंग में हरि बालाकृष्णन जी को दिया गया, ह्यूमैनिटीज़ में प्राची देशपांडे, लाइफ साइंसेज में राजन शंकर नारायण को, मैथमेटिक्स में सौरभ चटर्जी, फिजिकल साइंसेस में अरिंदम घोष और सोशल साइंसेस में ये राज चेट्टी जी को दिया गया है। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और एक महत्वपूर्ण चीज़ ये कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप हमारा मिल जाएगा। उस टेलीग्राम ग्रुप में आप जाके इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।